नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। हम लास्ट वीडियो के अंदर प्रादेशिक परिदृश्य पढ़ रहे थे और उसमें हम जीआई टैग तक का जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम ये जो जीआई टैग वाला है उसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले आप देखिए कि नाथद्वारा की पिछवाई, जोधपुरी बंधेज सहित 5 कलाओं को जीआई टैग यहाँ पर दिया गया है। जीआई टैग के बारे में आप जानते हैं, जिसको कि हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं, जिसके कि अंतर्गत कोई भी एक भौगोलिक क्षेत्र विशेष की जो प्रोडक्ट होता है, कोई भी वस्तु है या कला है, उसको जीआई टैग देने से ये होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है उसकी पहचान बनती है। तो अब देखिए कि ये जो जीआई टैग है ये डीपीआईआईटी के द्वारा दिया जाता है। और राजस्थान की किन 5 वस्तुओं को जीआई टैग दिया है? तो सबसे पहले राजसमंद में पिछवाई कला को दिया गया है। राजसमंद से एक और कला है जिसको मोलेला आर्ट वर्क कहते हैं, जो कि मिट्टी से जो है टेराकोटा की मूर्तियाँ बनते हैं, उसको मोलेला वर्क कहते हैं। तो वो उसके अलावा जो इस बार है पिछवाई कला जो है, जो कि श्रीनाथ जी के मंदिर के पीछे जो है दीवार पर जो ड्राइंग की जाती है उसको पिछवाई कहा जाता है। फिर देखिए जोधपुर से बंधेज कला को, उदयपुर से कोफ्तगिरी को, कोफ्तगिरी मतलब कि जो मेटल होता है, अगर आपने तलवारें देखी हों तो उसके ऊपर एक वर्क किया जाता है, जो डिज़ाइनिंग की जाती है उसको कोफ्तगिरी कहते हैं, मेटल के ऊपर वर्क को। फिर बीकानेर से उस्ता आर्ट, उस्ता आर्ट आप जानते हैं कि जो ऊँट की खाल होती है उसके ऊपर गोल्ड का वर्क किया जाता है, उसको उस्ता आर्ट कहते हैं। फिर है बीकानेर से कशीदाकारी शिल्प। तो बीकानेर से 2 चीज़ें हैं, राजसमंद से एक है पिछवाई आर्ट, और जोधपुर से बंधेज, उदयपुर से कोफ्तगिरी, बीकानेर के 2 चीज़ें हैं, एक तो उस्ता कला और एक कशीदाकारी। तो इसके साथ ही अब जो है 21 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको कि जीआई टैग राजस्थान से मिला हुआ है। कौन-कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं? तो देखिए कोटा डोरिया है और कोटा डोरिया का लोगो, दोनों को ही मिला हुआ है। ब्लू पॉटरी है, मोलेरा क्ले वर्क है, कठपुतली है, सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट है, बीकानेरी भुजिया है, कोटा डोरिया का लोगो है, फुलकारी प्रिंट है, बगरू प्रिंट है, थेवा आर्ट है, मकराना मार्बल, मोलेला क्ले वर्क का लोगो है। ये सभी जो हैं प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि जीआई टैग अब तक मिल चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के वार्षिक पुरस्कार। तो देखिए ये जो पुरस्कार हैं इसमें बहुत सारे पुरस्कार दे रखे हैं। इतने असंख्य पुरस्कार हैं, ना तो याद रहेंगे, और याद गलती से रह भी गए तो हो सकता है वहाँ हम सही ना लगा पाए। कभी-कभी क्या है कि ट्रिकी इतना रहता है कि हम जो है उसको रॉन्ग टिक कर सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि दिमाग में जो है जितना कम क्लमज़ी रखेंगे दिमाग को, तो उतना ज़्यादा ठीक रहेगा। तो मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला पुरस्कार जिसको सूर्यमल मिशन पुरस्कार जो है, जिसमें 71,000 अवार्ड राशि है, और ये जो है मधु आचार्य आशावादी जो कि बीकानेर से हैं, उनको पीड़ आड़ी पाल बांध जो है उस कृति के लिए दिया गया है। तो इतना याद रख लेंगे काफ़ी है, उसके बाद में आए तो आए, वरना जो है इसको छोड़ा जा सकता है। तो ये सबसे पहला पुरस्कार है, यही ध्यान रखिएगा, सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार यहाँ पर। फिर चलेंगे हम नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर, जो कि है जैसलमेर में जो है शाकाहारी डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स मिले हैं। तो आपसे नाम देकर के पूछ लेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा थारूसाइरस इंडिकस, ये क्या है? तो ये जो है डायनासोर की एक प्रजाति है जिसके कि फॉसिल्स हमको जैसलमेर में देखने को मिले हैं, जो कि एक शाकाहारी डायनासोर बताया जाता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखिएगा, मैंने इसको अंडरलाइन इसलिए किया है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, महाराजा हनुमंत सिंह मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये पुरस्कार बहुत ही प्रख्यात है, इनका नाम आप जानते होंगे। ये बांसुरी वादक है जिनका नाम है हरि प्रसाद चौरसिया, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। और इसमें एक चीज़ और काम की है कि हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं और इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, मतलब पहले किया जा चुका है। इसमें 1 लाख रुपए की राशि जो है वो दी जाती है। तो ये महाराजा हनुमंत सिंह मारवाड़ पुरस्कार भी ध्यान रखिएगा। फिर देखिए आपने अभी पढ़ा होगा पहले वाली मैगज़ीन में भी कि राजस्थान सरकार काफ़ी सारे जो है बोर्ड जो है उसका गठन कर रही है। तो इसका सीधा-सा उद्देश्य ये है कि जो आरक्षित जातियाँ हैं या आरक्षित जो वर्ग हैं, उनके अलावा भी कई सारे ऐसे वर्ग हैं जिनके के ऊपर विशेष उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उन पर कार्य किया जाना ज़रूरी है। उनकी जो समस्याएँ हैं, उनकी जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, उनको उपलब्ध हैं या नहीं, तो उसके ऊपर एक पूरा डेटा तैयार होना चाहिए सरकार के पास। इसीलिए सरकार अलग-अलग बोर्ड का गठन कर रही है। तो यहाँ पर सरकार ने बालीनाथ बोर्ड का गठन किया है, जो कि बैरवा या बेरवा जाति के लिए बनाया गया है। फिर चलेंगे नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि है एशियाज़ बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड। तो ये जो अवार्ड है इस बार, जैसा कि हर बार मिल रहा है राजस्थान आवासन मंडल को, इस बार भी ये पुरस्कार एशियाज़ बेस्ट एम्प्लॉयर का अवार्ड जो है राजस्थान आवासन मंडल को मिला है। और आवासन मंडल की तरफ से उसके जो आयुक्त हैं पवन अरोड़ा, उन्होंने इस पुरस्कार को जो है वो स्वीकार किया है।
फिर देखिए ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इस बार न्यूनतम मजदूरी की जो दर है उसमें 26 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि की गई है। तो ये चार्ट आप याद कर लीजिएगा, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आरपीएससी में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि पहले जो मजदूरी की दर थी वो अकुशल यानी कि जो नॉन स्किल्ड वर्कर होता है उसके लिए 259 रुपीज़ हुआ करती थी। उसमें 26 रुपीज़ ऐड कर दीजिए तो 285 होता है। तो 259 तो आपको याद करना ही पड़ेगा कि इससे अब जो है 26 रुपये बढ़ा करके 285 कर दी गई है। और अर्धकुशल के लिए 271 थी, अब 297 है। कुशल के लिए 283, अब 309 है। और उच्च कुशल के लिए जो है वो 359 रुपीज़ की गई है, जो कि पहले 333 थी। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए ताराचंद मीणा को जो है मिशन, उनका जो मिशन कोटड़ा है उनको स्कॉच अवार्ड दिया गया है। उस पूरे मिशन को जो है काफ़ी सराहा गया है। तो ताराचंद मीणा कलेक्टर हैं, कहाँ के, उदयपुर के हैं, और वहाँ उन्होंने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। इसको जो है मिशन कोटड़ा, कोटड़ा एक जगह है वहाँ पे, तो आदिवासी क्षेत्र है जिसके विकास के लिए उन्होंने काफ़ी कार्य किया और इसका नाम उन्होंने मिशन कोटड़ा रखा। उसके लिए इनको डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस की जो श्रेणी है उसमें सिल्वर अवार्ड मिला है। यानी कि इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, स्कॉच अवार्ड मिला है। ताराचंद मीणा का अगर नाम आए तो आप ध्यान रखिएगा, मिशन कोटड़ा से वो संबंधित है। फिर देखिए राजस्थान की 2 शिक्षिकाओं को वर्ष 2023 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। आशा रानी सुमन जो कि राजगढ़ से हैं, और दूसरी हैं जोधपुर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की श्याम सदन की शीला आसोपा। तो आशा जी और शीला, इन 2 लोगों को दिया गया है। वैसे हमारे केवी के अंदर भी हमारी एक टीचर हुआ करती थी जो कि हमारे वाइस प्रिंसिपल थी, उनको भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। और हम सोचते थे कि क्यों ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि क्या कहें, अब बात करने में उनका जो लहज़ा था वो कहीं से भी किसी शिक्षिका वाला था नहीं। तो डाउट होता था कि पता नहीं किस किस प्रकार से पुरस्कार दिए जाते हैं। ख़ैर किसी टीचर की मेहनत होगी, कोई हर वैसा होता नहीं है। लेकिन जो मेरा पर्सनल अनुभव है, तो हालाँकि वो हमें कभी नहीं पढ़ाती थी, लेकिन उनके जो आचार, विचार, व्यवहार से जो बातें पता चलती है, तो उससे लगता था कि कैसे अवार्ड दिए जाते हैं पता नहीं। तो ह और उनके क्लास के बच्चे भी कहते थे कि टीचर कभी आती नहीं है क्लास के अंदर पढ़ाने के लिए, तो फिर क्या देख कर के पुरस्कार दिए जाते हैं राष्ट्रीय, समझ नहीं आता। तो यहाँ देखिए कि जो ये 2 टीचर्स हैं, आशा रानी सुमन और जोधपुर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय श्याम सदन की शीला आसोपा। तो विद्यालय के नाम ध्यान नहीं रखने, नाम ध्यान सिर्फ टीचर्स के रखने हैं, आशा रानी सुमन और शीला आसोपा। तो 2 टीचर्स को ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। फिर देखिए राजस्थान प्रीमियर लीग, तो इसमें देखिए इसका पहली बात तो आयोजन कहाँ पर हो रहा है, तो जितने भी क्रिकेट की प्रतिभाएं हैं उनको एक मंच देने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसका जो आयोजन है वो जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम के अंदर किया जाएगा। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर होंगे वो होंगे जो क्रिकेटर रहे हैं, क्रिकेटर कपिल देव जो हैं, उनको इसका ब्रांड एम्बेसडर रखा गया है। उसके अलावा ज़्यादा चीज़ें काम की नहीं है, कितने मैच हुए, कहाँ क्या होगा, इतना नहीं पढ़ना है आपको। फिर देखिए पैनोरमा, तो इस बार जो है इन पैनोरमा की जगहों के नाम ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज चौहान का पैनोरमा ये तो पता है आपको कि अजमेर में है। इंदिरा महाशक्ति भारत पैनोरमा ये पोखरण जैसलमेर में है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रह जाएगा। महाराजा सूरजमल का पैनोरमा ये तो पता ही है, दीग के अंदर है। स्वतंत्रता सेनानियों के पैनोरमा ये जयपुर में है, इस पे मैंने स्टार इसी लगाया ताकि थोड़ा ध्यान रहे। स्वतंत्रता सेनानियों का पैनोरमा कहाँ है, जयपुर में। और ये बगड़ावत सवाई भोज पैनोरमा आसीन भीलवाड़ा में। कैला देवी का पैनोरमा ये पता ही रहेगा, करौली में। वीरमदेव कान्हड़देव चौहान का पैनोरमा तो ये जालोर के अंदर है, ये भी ध्यान रह जाएगा। सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानियों का पैनोरमा ध्यान नहीं रहेगा, तो ये ध्यान रखिएगा ये जयपुर में है। बाकी किसी पर भी अंडरलाइन नहीं करना है, रिवाइज करें तब आप इसी को पढ़िएगा दोबारा से, ताकि जो है कम से कम चीज़ें रहेगी तो रिवीजन भी ईजी रहेगा। फिर देखिए शॉर्ट न्यूज़ में राजस्थान मिशन 2030 अभियान, तो ये क्या है ये देख लेते हैं। तो अब देखिए इसके अंदर जो है राजस्थान का को विकास की ओर आगे बढ़ाने के लिए एक एजेंडा रखा गया है कि 2030 तक जो है हम राजस्थान को किन किन क्षेत्रों में आगे बढ़ाने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार जो परिषद है उसके नेतृत्व में जो है ये पूरे अभियान को जो है स्टार्ट किया गया है। इसमें कहा है कि 2030 तक प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों की सूची में हम शामिल करेंगे। वर्तमान में जो हमारी जो जीडीपी है उसको 2.5 गुना तक हम जो है वो बढ़ाने का लक्ष्य हमने रखा है। 13 जो अन्य ज़िले हैं उनको भी ईआरसीपी जो नहर योजना है उसमें जो शेष बांध रह गए हैं उनको भी इसके अंदर जोड़ने का टारगेट है। और 2030 से पहले राज्य की 100 से अधिक की आबादी वाले जो भी गांव हैं उनको सड़कों से जोड़ने का टारगेट भी यहाँ पर रखा गया है। तो कुल मिला के बात यह है कि जो राजस्थान मिशन 2030 है ये किस लिए है, तो ये राजस्थान को विकसित करने के लिए 2030 का एक एजेंडा दिया गया है।
तो उसके लिए इसको जो है वो रखा गया है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डेवलपमेंट करेंगे, जीडीपी है उसको भी 2.5 गुना बढ़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें है। फिर देखिए वोट ताल ठोक के कार्यक्रम, तो इसमें क्या है, तो ये जो कार्यक्रम है इसमें जो स्टेट आइकन ट्रांसजेंडर है नूर शेखावत कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र रही हैं। और इसमें क्या किया जाएगा, जो इसके अंदर जो है मूलतः ट्रांसजेंडर को मतदान हेतु जागरूक करने के लिए इस वोट ताल ठोक के कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया है, ताकि ये जो ट्रांसजेंडर्स की जो श्रेणी है ये भी मतदान जो है वो कर सकें, वोटिंग में जो है पार्टिसिपेट कर सकें, इसलिए इसको स्टार्ट किया गया है। और इसको जो मेन इसका संचालन किया है वो ट्रांसजेंडर जो नूर शेखावत है उनके द्वारा किया गया है। फिर देखिए अल्पसंख्यक शोध पीठ मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अल्पसंख्यक शोध पीठ, ये इतना कोई काम का नहीं है, इसको यहाँ छोड़ सकते हैं। ये भी काम का नहीं है। श्रवण उत्सव के बारे में, हरियाली तीज के पावन अवसर पर बीकानेर हाउस में इसका अरेंजमेंट, ये भी इतना कोई नहीं पूछेगा यहाँ पे। फिर देखिए नूर शेखावत के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। तो जनाधार प्राधिकरण के द्वारा राज्य में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर का जनाधार जो कार्ड है वो जारी किया गया है। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। और ये जो है जनाधार कार्ड पाने वाली राजस्थान की पहली ट्रांसजेंडर जो है वो बन गई हैं। फिर देखिए आंगनवाड़ी ओलंपिक खेल, तो इस बार आंगनवाड़ी के अंदर भी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया और इसमें थीम रखा गया खेलेगा हर बच्चा पढ़ेगा हर बच्चा। तो इसमें 3 से 6 वर्ष तक के, आपको पता है कि आंगनवाड़ी में इतने इस कैटेगरी के बच्चे रहते हैं इस एज ग्रुप के, तो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को जो है इसमें भाग लेने का अवसर मिला। फिर देखिए विश्व आदिवासी दिवस समारोह, तो विश्व आदिवासी दिवस पहली बात आपको पता होना चाहिए कि 9 अगस्त को मनाया जाता है। और इस बार जो ये समारोह है ये हजारों आदिवासियों के बलिदान का प्रतीक मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में इसका आयोजन किया गया। तो मानगढ़ धाम कहाँ है, तो बांसवाड़ा में है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है, ये भी आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। फिर देखिए राजस्थानी प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी ये क्यों स्थापित की गई है, तो इसके गठन को मंजूरी मिली है। इसका कार्य क्या होगा कि जैन धर्म के लोक साहित्य के प्रकाशन एवं जैन समुदाय की पुरातात्विक जो धरोहर है, मंदिर हैं, उनके पुनरुद्धार संरक्षण के लिए ये जो है वो ये संस्था कार्य करेगी, ये अकादमी जो है इसलिए कार्य करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए यहाँ पर आइए सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0। तो मिशन इंद्रधनुष आपको पता है दो है, एक तो मिशन इंद्रधनुष, एक तो है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, जहाँ पर के जो है बैंकों के अंदर जो लिक्विडिटी है उसको इंजेक्ट करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। और एक दूसरा हेल्थ से रिलेटेड है, जहाँ पर टीकाकरण जो है वो दिया जाएगा। तो उसमें अभी इसका 5.0 जो है संस्करण स्टार्ट किया गया है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान एवं डेवलपमेंट पार्टनर यूनिसेफ के तत्वाधान में इसको शुरू किया गया है। तो मिशन इंद्रधनुष आपको पता रहे, बस इतना इसमें जो है वैक्सीनेशन के लिए प्रोग्राम है, इतना आपको पता रखना है। फिर देखिए हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय, तो मेन बात क्या है कि ये निदेशालय जो है इसका मुख्यालय जोधपुर में होगा। ठीक है, हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय कहाँ पर होगा, जोधपुर में होगा। और हस्तशिल्प नीति कब आई थी, 2022 में आई थी, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इसमें और भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको इसमें ध्यान रखनी है। और देखिए नेक्स्ट, हालांकि ये तो कोई नहीं पूछेगा, हर्षवर्धन सिंह जो है डूंगरपुर राजवंश के 34वें पूर्व महारावल महिपाल सिंह का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उदयविलास पैलेस में राज तिलक कर महारावल इनको नया घोषित किया गया हर्षवर्धन सिंह को। तो इतना तो खैर नहीं पूछेगा कोई एग्जाम में। फिर देखिए किराड़ू के मंदिर, तो किराड़ू के मंदिर कहाँ है, तो बाड़मेर में है। इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव जो है अभी दिया गया है। तो प्रस्ताव हुआ है, अभी शामिल नहीं किया गया है, प्रस्ताव पारित किया गया है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है हमको कि कौन से मंदिरों को इंक्लूड करने की बात की गई है। तो किराड़ू के जो मंदिर है उनको यहाँ पर रखा गया है। फिर देखिए ऑपरेशन अलर्ट क्या है, तो बीएसएफ जो है यानी सीमा सुरक्षा बल जो है हमारी, तो स्वतंत्रता दिवस के मद्देनज़र जो है पाकिस्तानी सीमा पर जो है ये ऑपरेशन अलर्ट जो है उसके द्वारा चलाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट जो है जो वन लाइनर है उसको देख लेते हैं। स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी ने चांदलई जयपुर, खींचन जोधपुर और लूण करनसर बीकानेर के अलावा अन्य किन स्थलों को भी रामसर साइट की सूची में सम्मिलित करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक तो है मीनार तालाब उदयपुर के अंदर, और कनवास पक्षी विहार ये कहाँ पर है, ये कोटा के अंदर है। तो ये कुछ जगहों के जो पर्टिकुलर नाम है ये आपको ध्यान रखने हैं। तो चांदलई कहाँ पर है, जयपुर में है। मीनार तालाब कहाँ है, उदयपुर में है। कनवास पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, पक्षी विहार कहाँ पर है, तो ये कोटा में है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय मांडना कलाकार और लोक संस्कृति कर्मी हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ, इनका नाम क्या है? तो ये कौशल्या देवी हैं। ऐसे फालतू के सवाल भी कभी-कभी पूछ लेते हैं नाम दे कर के, और फिर वो कभी-कभी निकल जाता है कि भई हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहे कि इनका निधन हुआ था और कोई ना कोई कलाकार से ये संबंधित थे। तो हालाँकि मैं किसी व्यक्ति को डिग्रेड नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन प्रश्नों का एक प्रकृति है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस भी जो है उठा कर के पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया है, आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए बांसवाड़ा जिले के किस विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने वित्तीय प्रस्ताव जो है वो स्वीकृत किया है? तो ये है गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय। फिर देखिए 5 दिवसीय जो नेशनल हैंडलूम वीक राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर किस थीम पर फैशन शो का आयोजन करेगा? वसुधैव कुटुंब, ये काम का नहीं है, छोड़िए। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? ये इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगाना है। तो यहाँ मैंने ऊपर लिखा है कि जो सीपीए हुआ था वो उदयपुर में आयोजित किया गया, और इसके अलावा जो G20 की रोजगार समूह की बैठक थी वो जयपुर के अंदर आयोजित की गई, और राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जोधपुर में किया गया। ये आपको जो है एक ही जगह लिख लेना है ताकि ध्यान रहे। फिर देखिए राज्यपाल कलराज मिश्र ने संस्कृति युवा संस्थान के किस अभियान की शुरुआत की है? तो यह है संविधान को पढ़ो और संविधान को जियो। संविधान को पढ़ो और जियो, तो हमारे राज्यपाल ने संस्कृति युवा संस्थान में इस अभियान का जो है वो स्टार्ट किया है। फिर अम्बेडकर मिरासी भिष्टी महाविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? अच्छा, तो ये जो अम्बेडकर मिरासी भिष्टी महाविद्यालय है स्तरीय बालक छात्रावास है, इसका निर्माण जोधपुर और बीकानेर के अंदर जो है वो किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये हमारा जो है प्रादेशिक परिदृश्य यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं पुरस्कार और सम्मान पे, देख लेते हैं टाइम कितना हुआ है। अभी तो 16 ही मिनट हुए हैं, तो काफ़ी टाइम है अपने पास में। तो देखिए सबसे पहले पुरस्कार सम्मान में, हालांकि ये मैं आपको दोबारा रिपीट करवा रही हूँ, ग्रीस में सम्मान जो हमारे प्रधानमंत्री को दिया गया उसका नाम क्या है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये ध्यान रखिएगा। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर का पुरस्कार दिया गया है। इससे पहले जो पुरस्कार हमने पढ़ा था वो फ्रांस का पुरस्कार था, जो सेम पुरस्कार है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। तो वो लीजन आता है उसमें नाम, और इसमें सिंपल ऑर्डर ऑफ ऑनर आता है, तो ये ध्यान रखना है हमको। और प्रधानमंत्री कौन है ग्रीस की? तो उनका नाम है कैटेरिना, तो कैटेरिना के नाम से ध्यान रखिएगा। अब तक मोदी जी को 15 देशों के पुरस्कार मिल चुके हैं, तो ये सब नाम आपको ध्यान रखने हैं। और अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, तो ये तो एक राष्ट्रीय पुरस्कार है जो कि महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया गया, तो इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। 69वें फिल्म पुरस्कार देख लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को दिया गया, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उसके बाद में अभिनेता का पुरस्कार जो है पुष्पा मूवी के जो अल्लू अर्जुन है उनको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का गंगूबाई काठियावाड़ी आलिया भट्ट को, और मिमी के लिए जो है कृति सेनन को संयुक्त रूप से दिया गया है। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो है RRR, और इसमें इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है मेपडियन जो मलयालम के निर्देशक है उनको दिया गया है, मतलब उस फिल्म के लिए जो विष्णु मोहन है उनको दिया गया है। तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा आप, ये तो जो बॉलीवुड की चीज़ें हैं वो तो बहुत इजीली याद हो जाती हैं। एक ये यहाँ पर जो पर्यावरण संरक्षण पर जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है यूहम आवासाव व्यूहम, जो मलयालम की जो डॉक्यूमेंट्री है, ये सॉरी मूवी है, उसको ये दिया गया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पे। फिर ये पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं, ये भी ठीक है। उद्योग रत्न पुरस्कार जो है ये किसको दिया गया है? तो ये जो है रतन टाटा को दिया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, ये इतना कोई काम का नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए लास्ट में पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना को मिला ई गवर्नेंस 2023 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। तो स्वामित्व का फुल फॉर्म क्या है? सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। इसका उद्देश्य क्या है? नवाचारी तकनीकों का प्रयोग करके नागरिक केंद्रित सेवाएं जो है वो प्रदान करना। उसके अलावा यह सम्मान भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार आयोग और शिकायत विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया था। अच्छा, ये कहाँ, ये छोड़िए, जो हमारा पंचायती राज विभाग का जो ये कार्यक्रम है स्वामित्व योजना, इसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इसको अभी जो है राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार भी दिया गया है। तो जो पुरस्कार सम्मान है इसमें यही 3 चीज़ें, 3 एक आर्टिकल हमने पढ़े हैं, यही काम के हैं। उसके बाद चलते हैं खेल परिदृश्य के ऊपर, इसको भी आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए खेल के अंदर सबसे पहली प्रतियोगिता है बैडमिंटन में। तो BWF के द्वारा वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन करवाया गया बैडमिंटन जो फेडरेशन है उसके द्वारा। तो ये कोपेनहेगन डेनमार्क में किया गया, और इसमें भारतीय जो खिलाड़ी हैं जिनका नाम है HS प्रणॉय, उन्होंने जो है ये पुरस्कार जीता है, लेकिन इसमें कांस्य पदक उनको हाथ आया है। और उन्होंने जो है जो यहाँ पर जो है कहाँ गए, हाँ,
तो पुरुष एकल के विजेता जो है यहाँ पर कुनलुवात विधि दर्शन रहे हैं थाईलैंड के। तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई इसमें विजेता जो एच.एस. प्रणॉय रहे हैं क्या, तो एच.एस. प्रणॉय नहीं रहे हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है कांस्य पदक जो है वो एच.एस. प्रणॉय ने जीता है। आन से यंग जो है इसमें महिला खिलाड़ी हैं दक्षिण कोरिया की, उन्होंने ये पुरस्कार जीता है। फिर देखिए एक और ओपन है बैडमिंटन का, जो कि है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और ये जो है इसके पुरुष एकल के विजेता जो है वेंग होंगयन है, और उप विजेता जो है यहाँ पर एच.एस. प्रणॉय है। तो एच.एस. प्रणॉय चर्चा के अंदर है, इन्होंने 2 बैडमिंटन की जो है प्रतियोगिताएं जीती है। एक तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, मतलब कि उसमें वो जो है उप विजेता रहे हैं, और एक जो है जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो खिलाड़ी का नाम तो ध्यान रखना ही है, थोड़ी प्रतियोगिता भी ध्यान रखिएगा कि कौन सा पदक इन्होंने जीता है। तो स्वर्ण नहीं जीता है, या टॉप नहीं आए हैं उसमें, विजेता नहीं रहे हैं, उप विजेता रहे हैं, ये ध्यान रखना है। फिर देखिए फीफा महिला विश्व कप 2023, तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर आयोजित की गई है। ये इसका 9वां संस्करण था, और इसमें इस मुकाबले में इंग्लैंड को 1-0 से हराकर स्पेन ने इस महिला विश्व कप को जो है अपने नाम पर किया है। तो एक व्यूवर ने हमको करेक्ट किया था, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। स्पेन इसमें जीता है, मैंने उल्टा बता दिया था, इंग्लैंड जीता है, लेकिन स्पेन इसके अंदर जीता है और इंग्लैंड को हरा करके जीता है। ये जो है इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है, ये ध्यान रखना है। और स्पेन ने पहली बार ये ट्रॉफी अपने नाम की है। इसी के साथ स्पेन महिला विश्व कप जीतने वाली 5वीं जो है वो टीम बन गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका 4 बार और जर्मनी 2 बार जो है एकमात्र देश हैं जो इसको जीते हैं। फीफा प्लेयर ट्रॉफी जो है वो जापान को मिली है, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना चाहें तो। फिर देखिए गोल्डन ग्लव जो है वो मैरी ईयर्स को मिला है, और फीफा प्लेयर फेयर प्ले अवार्ड जापान को मिला है। गोल्डन बूट किसको मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये हिनाता को मिला है। और गोल्डन बॉल जो है वो एटाना नाम की जो खिलाड़ी हैं स्पेन की, उनको दिया गया है। तो ये कुछ एक चीज़ें ध्यान रखिएगा गेम्स से रिलेटेड, क्योंकि स्पोर्ट्स आपका अलग से दे रखा है, तो उसमें से क्वेश्चंस जो है वो बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये थोड़ा सा सतर्क होकर पढ़िएगा। फिर चलते हैं एथलेटिक्स में। एथलेटिक्स बुडापेस्ट के अंदर आयोजित की गई विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, तो हंगरी की बुडापेस्ट में आयोजित की गई। इसका मोटो था विटनेस द वंडर, विटनेस द वंडर। इसमें अमेरिका ने तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, और उसके बाद में कनाडा है। और अगर भारत की बात करें तो भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जो है वो नीरज चोपड़ा ने जीता है। 88.17 मीटर भाला फेंक करके जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, गोल्डन बॉय ने। और सेकंड जो है वो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं अरशद नदीम, उन्होंने इस में रजत पदक जीता है। तो विश्व चैंपियन बनने वाले भारत के पहले एथलीट भी नीरज चोपड़ा यहाँ पर जो है वो बन गए हैं। फिर देखिए यहाँ पर, हाँ, जबकि पारुल चौधरी ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा और महिलाओं की 3000 मीटर स्टीप चेज स्पर्धा में पेरिस 2024 ओलंपिक क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड पार किया है। ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं आप। पारुल चौधरी जो है वो भी यहाँ पर एथलीट प्रतियोगिता में थी। बस इसमें इतनी ही बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, नेक्स्ट हॉकी से संबंधित है। तो देखिए हॉकी के अंदर एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन यहाँ पर किया गया, और मेज़बान कौन था ये इंपॉर्टेंट है। मेज़बान इसमें भारत खुद था। ठीक है, हॉकी हुई है और हॉकी की प्रतियोगिता का मेज़बान खुद भारत है, और इसके अंदर जो है मलेशिया को हरा करके जो है भारत ने जो है इस प्रतियोगिता को जीता है। और फाइनल मुकाबले के अंदर जो है मलेशिया हॉकी टीम को 4-3 से पराजित करके चौथी बार भारत ने खिताब जीता है। तो क्या क्या बातें याद रखनी है, पहली बात तो भारत में आयोजन हुआ, दूसरी बात कि मलेशिया को हराया है, और मलेशिया को हराने के बाद चौथी बार ये खिताब जो है वो भारत ने अपने नाम किया है। तो 2011, 16 और 18 के बाद 2023 का ये जो है एशियन हॉकी चैंपियनशिप ये भारत ने जीता है। कप्तान कौन है, हरमनप्रीत सिंह है, और टूर्नामेंट के शीर्ष गोल स्कोरर भी यही रहे हैं। फिर चलते हैं रेसलिंग पे, यानी कि कुश्ती पे। तो अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप जो है इसका आयोजन किया गया। तो इसमें 19 वर्षीय अंतिम पंघाल जो भारतीय खिलाड़ी हैं, तो उन्होंने जो है इसके अंदर विश्व चैंपियन बनने वाली पहली महिला बनकर जो है वो इतिहास रच दिया है। तो ये महिला खिलाड़ी हैं, रेसलर हैं, ये ध्यान रखना है। अंतिम पंघाल जो है वो रेसलर हैं, और वो इस प्रतियोगिता के अंदर जो है पहली भारतीय बनकर इन्होंने इस प्रतियोगिता को जीता है, पहली भारतीय जिन्होंने जीता है। नाम ध्यान रखना है अपने को अंतिम पंघाल का, जो कि रेसलिंग से संबंधित है। फिर देखिए यहाँ पर स्वर्ण पदक विजेता के अगर हम नाम थोड़े बहुत देखना चाहें तो मोहित कुमार है, रजत पदक में सागर जगलान है, जयदीप हैं। तो ठीक है, इतने याद हो जाए तो ठीक है, लेकिन आप अंतिम बंगाल का नाम तो यहाँ पर ध्यान रखना ही रखना है। फिर यहाँ देखिए प्रिया मलिक है, अगर महिलाओं की बात करें तो सविता अंतिम पंघाल, और रजत पदक में भी अंतिम का नाम है। तो ये थोड़े से आप नाम यहाँ पर देख सकते हैं।
फिर है विश्व अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप, इसमें स्वर्ण पदक जीता है भारत की। भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जो है वो सविता ने महिलाओं की 61 किलोग्राम जो फ्री स्टाइल है उसके अंदर जीता है। तो ये यहाँ पर बॉक्सर हैं, सॉरी कुश्ती जो है उसके अंदर जीता है, यानी कि रेसलिंग में जीता है, बॉक्सर कह रही हूँ। तो ये रेसलिंग में अंतिम पंघाल का और सविता का नाम आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फिर चलते हैं चेस की तरफ। तो चेस में आपको पता है फिडे शतरंज विश्व कप का आयोजन किया गया और इसमें नॉर्वे के जो नंबर 1 खिलाड़ी हैं जिनका नाम है मैग्नस कार्लसन, तो उन्होंने इस प्रतियोगिता को जीता है और भारत के जो आर प्रज्ञानंद है उसको उनको इसमें जो है वो फाइनल में हराया है। अगर स्कोर की बात करें तो 1.5 का स्कोर रहा है अंतिम स्कोर, और प्रज्ञानंद का अंतिम स्कोर 0.5 जो है यहाँ पर रहा था। तो प्रज्ञानंद जो है अब तक के सबसे कम उम्र के विश्व कप फाइनलिस्ट जो है वो यहाँ पर रह चुके हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो 31वीं वरीयता प्राप्त प्रज्ञानंद विश्व कप के फाइनल में जगह बनाने वाले सबसे निचली वरीयता प्राप्त खिलाड़ी भी हैं। तो मैग्नस कार्लसन की बात करें तो शास्त्रीय प्रारूप में 5 बार विश्व चैंपियन रहे हैं। ठीक है, तो ये बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं, उनके सामने खेल करके और उनको जो है सेकंड रनर अप आना ये काफ़ी बड़ी बात है। तो आर प्रज्ञानंद का नाम भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर चलते हैं आर्चरी की तरफ या तीरंदाजी की तरफ। तो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन बर्लिन जर्मनी में किया गया और इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है ओजस प्रवीण देवताले ने और अदिति गोपीचंद स्वामी ने। तो महिलाओं की प्रतियोगिता में इन्होंने जीता है और पुरुषों में ओजस प्रवीण देवताले ने इस पुरस्कार को जीता है। फिर देखिए कांस्य पदक जो है ज्योति सुरेख वेनम ने जीता है। तो ये सारे नाम ध्यान रखने हैं, ओजस, अदिति और ज्योति, ये सब के सब जो है वो आर्चरी से संबंधित है। अदिति गोपीचंद स्वामी जो है सीनियर तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो है वो सबसे कम आयु की जो है तीरंदाज भी बन गई हैं। इनका नाम भी यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारे नाम हैं तीरंदाजों के, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लेगा नाम दे करके कि फलाने जो खिलाड़ी हैं वो किस खेल से संबंधित हैं, तो वहाँ फिर आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पर जो है राष्ट्रीय युवा मंडल खेल, हाँ यहाँ चलते हैं। विविध में आइए, विविध के अंदर राष्ट्रीय युवा खेल है। तो ये जो है पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए हैं और इसमें 7 खेल और 93 स्पर्धाएं हुई है। इसका मोटो ध्यान रखिएगा, वन हार्ट वन नेशन वन स्पिरिट जो है वो इसका मोटो यहाँ पर रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट के अंदर जो है नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है वो है पेरिस 2024 के ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग करने वाले भारतीय एथलीट। अब इसमें नाम आप देख लीजिएगा, जैसे कि नीरज चोपड़ा हैं वो इसके अंदर एथलीट में सेलेक्ट हुए हैं। भुवनेश मेरिन दत्ता जो है ये शूटिंग में, रुद्रांश पाटिल ये हम पढ़ चुके हैं शूटिंग में है। स्वप्निल स्वप्निल कुंसाले जो है ये भी शूटिंग में है। अखिल श्योरान ये शूटिंग में, मेहुली घोष, स्विफ्ट कौर ये सब जो है शूटिंग के अंदर है। एथलेटिक्स में अक्षदीप, प्रियंका गोस्वामी, विकास सिंह, परमजीत, मुरली शंकर, अविनाश सांबले, नीरज चोपड़ा, तो ये कुछ एक नाम है खिलाड़ियों के जितने शूटिंग वगैरह के आप ध्यान रखेंगे तो ठीक है, एलिमिनेशन में आपके कहीं काम आ सकते हैं। फिर देखिए चर्चित खिलाड़ी में आते हैं, तो अनाहत सिंह ने जीता एशियाई जूनियर स्क्वैश व्यक्तिगत चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक। तो अनाहत सिंह का नाम ध्यान रखिएगा, स्क्वैश के खिलाड़ी हैं, ये पता होना चाहिए। डोप टेस्ट में दुती चंद जो है, दुती चंद एक भारतीय एथलीट है, रनर है, तो ये जो है डोप टेस्ट में अभी विफल हो गई है, नाम ध्यान रखना है बस। सीमा बिस्ला पर भी 1 वर्ष का प्रतिबंध, तो ये टोक्यो ओलंपिक में पहलवान रही हैं, तो पहलवान है ये ध्यान रखना है। तो नाडा ने इनके ऊपर जो है वो प्रतिबंध लगाया है क्योंकि ये डोप टेस्ट में जो है वो विफल हो गई हैं। फिर है खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल करके अस्मिता महिला लीग रखा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अस्मिता का फुल फॉर्म है अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू द एक्शंस, तो ये याद रखिएगा, अस्मिता महिला लीग। अब चलते हैं शॉर्ट वन लाइनर में। तो महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन 27 अक्टूबर से कहाँ किया जा रहा है, तो रांची झारखंड में किया जा रहा है। सिंसिनाटी मास्टर्स जो है इसका पुरुष एकल का खिताब जो है वो कार्लोस अल्करेज को हरा करके किसने जीता है, तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है, टेनिस से संबंधित है सिंसिनाटी ओपन। फिर देखिए इन्फोसिस ने किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो राफेल नडाल को बनाया है, ये इंपॉर्टेंट है। इन्फोसिस के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है, राफेल नडाल हैं। फिर आईसीसी ने जुलाई 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया है, तो क्रिस वॉक्स को किया है। हालांकि ये मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ हर बार ही घोषित करते हैं, ये लोग हर महीने ही होते हैं। और महिला की बात करें तो एशले गार्डन है जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। फिर देखिए भारतीय बैडमिंटन संघ ने किस स्थान पर बैडमिंटन खिलाड़ियों के सपने को पूरा करने के उद्देश्य से नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है, तो बैडमिंटन के लिए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुला है, गुवाहाटी के अंदर खुला है। फिर देखिए कि जो है
एफआईएच के द्वारा जो रैंकिंग है उसमें भारतीय हॉकी टीम कौन से स्थान पर अब पहुंच गई है? आपको पता है कि एशियन हॉकी चैंपियनशिप चौथी बार जीती है, तो अब इनकी रैंकिंग जो है वो तीसरी हो गई है, ये ध्यान रखना है। फिर देखिए केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में खेले गए फाइनल में नेटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब इंग्लैंड को हराकर किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ये ध्यान रखना है। और लास्ट है जो डच ग्रैंड प्रिक्स है, फार्मूला 1 रेस आपने सुनी है, तो उसके अंदर इसको किसने जीता है? तो मैक्स वेस्ट पर्सन जो है उन्होंने जो है इस रेस को यहाँ पर जीता है। सो फ्रेंड्स अब हम चलेंगे अद्यतन सामान्य ज्ञान पर, यानी कि मिसलेनियस जो हमारे कुछ चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। कौन कौन सी अपॉइंटमेंट्स हुई है, कौन सी किताबें लिखी गई है, कौन से डेज सेलिब्रेट किए गए हैं। सबसे पहला देखिए निर्वाचन में, तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जो है वो एनजीटी के अब परमानेंट अध्यक्ष बन गए हैं। कार्यवाहक जो पहले अध्यक्ष हमने पढ़ा था, अब उसको नहीं याद करना है आपको, अब आप प्रकाश श्रीवास्तव का नाम ध्यान रखिएगा। ये एनजीटी के नए अध्यक्ष जो है वो बनाए गए हैं। एनजीटी आप जानते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, और जो पर्यावरण से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं वो यहाँ पर रखे जाते हैं। इसकी स्थापना जो है 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी अधिनियम के तहत की गई थी, और एक विशेष न्यायिक निकाय है, जुडिशियल बॉडी है। इसकी पीठ जो है वो नई दिल्ली के अंदर है, और अगर इसकी कुछ सर्किट पीठों की बात करें तो एक पीठ इसकी जोधपुर के अंदर भी है। तो शिलोंग शिमला के अलावा जो है जोधपुर में भी इसकी पीठ है, ये आपको ध्यान रखना है। जो एनजीटी होती है उसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और कम से कम 10 न्यायिक सदस्य जो है वो इसमें होते हैं, और 10 विशेषज्ञ सदस्य होने चाहिए, लेकिन ये संख्या 20 पूर्णकालिक न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य नहीं होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, इतनी बातें ठीक है। 2010 के अंदर इसकी स्थापना की गई और प्रकाश श्रीवास्तव को इसका चेयरमैन बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट है सीबीआईसी, यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष या चेयरपर्सन किसको बनाया गया है? संजय कुमार अग्रवाल को बनाया गया है। ये जो है वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत जो है ये सीबीआईसी आता है, और ये जो है सीजीएसटी और आईजीएसटी का कराधान एवं संकलन और तस्करी की रोकथाम संबंधी नीति का निर्धारण जो है वो करता है। तो ये इसके बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रहे तो ठीक है, वरना थोड़ा सा आप देखिएगा कि इसमें किसको अपॉइंटमेंट मिली है, ये भी ध्यान रह जाए तो काफ़ी है। फिर देखिए जो कैबिनेट सचिव हैं, कैबिनेट सचिव एक किसी भी आईएएस ऑफिसर के जीवन का सबसे बड़ा पद होता है कैबिनेट सेक्रेटरी का। तो राजीव गौबा अभी कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, और इनके कार्यकाल में जो है वो 1 साल की वृद्धि या विस्तार जो है वो किया गया है। फिर देखिए नीलकंठ मिश्रा जो है यूआईडीआई के अंशकालिक अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किए गए हैं। यूआईडीआई के बारे में आप जानते हैं, जो कि आधार कार्ड से जो है वो रिलेटेड है, आधार कार्ड जो जारी करने वाली संस्था है। तो ये जो है इसका नोडल मुख्यालय होता है। इसके इसके जो अंशकालिक अध्यक्ष है किसको बनाया गया है? तो नीलकंठ मिश्रा को बनाया गया है। इससे पहले एक्सिस बैंक के अंदर कार्य कर चुके हैं, तो ये थोड़ा-सा हमें ध्यान रखना है इनके बारे में। फिर देखिए कि जो है हाँ, अन्य कुछ नियुक्तियाँ देखिए, परमिंदर चोपड़ा जो हैं, ये अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है भारत की सबसे बड़ी एनबीएफसी है, और इसका नेतृत्व करने वाली ये पहली महिला जो है यहाँ पर बनी है। कुछ अगर अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ हैं तो वो देख लेते हैं। तो ट्यूनीशिया के अंदर अभी प्रधानमंत्री बनाया है अहमद हचानी को। गोराल्डो मार्टिस को जो है गिनी के प्रधानमंत्री बनाया गया है। अनवर उल हक जो है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं, केयर टेकर प्रधानमंत्री है, ये ध्यान रखिएगा। अनवर उल हक कहाँ के हैं? प्रधानमंत्री है, केयर टेकर प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के। सैंटियागो पेना जो है वो राष्ट्रपति है पैराग्वे के। हुन मानेट जो हैं वो कंबोडिया के। श्वेता थाविसीन ये थाईलैंड के, थाविसीन में थाईलैंड छुपा हुआ है तो ध्यान रखिएगा। और मंगाग्वा जो है वो राष्ट्रपति बने हैं जिम्बाब्वे के। ऐसे उठा के अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि 2021 में ऐसा पूछा था उन्होंने, तो ये थोड़ा सा हम यहाँ पर नाम ध्यान रखेंगे। फिर देखिए भारतीय मूल के व्यक्तियों की अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, तो इसमें सबसे पहली नियुक्ति है आदिल सुमरीवाला की, जो कि डब्ल्यू ए यानी कि विश्व एथलेटिक्स के कार्यकारी बोर्ड के अंदर इनको चुना गया है। तो हालांकि इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी ठीक है। फिर है वैभव तनेजा, ये टेस्ला के मुख्य वित्तीय अधिकारी बने हैं। टेस्ला आपको पता है कि जो एलन मस्क की कंपनी है, तो वहाँ पर जो है ये मुख्य वित्तीय अधिकारी के पद पर इनको नियुक्त किया गया है। फिर चलते हैं कुछ चर्चित व्यक्तियों पर। तो देखिए सचिन तेंदुलकर जो है उनको जो है चुनाव आयोग ने नेशनल आइकॉन जो है वो बनाया है। अभी पीछे हमने पढ़ा कि इन्फोसिस ने अपना राष्ट्रीय जो सॉरी ब्रांड एम्बेसडर है वो राफेल नडाल को बनाया है, और जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने अपना नेशनल आइकन किसको चुना है? सचिन तेंदुलकर को चुना है, ताकि ये जो है मतदान से संबंधित जो हम जागरूकता है उसको फैलाने के लिए कार्य करेंगे। फिर देखिए राहुल द्रविड़ जो है भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने टीम इंडिया के वर्तमान कोच राहुल द्रविड़ को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर जो है वो यहाँ पर जो है घोषित किया है। तो टीम इंडिया के कप्तान कौन है? राहुल द्रविड़ हैं, और बीपीसीएल के अभी ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं।
फिर चलते हैं कुछ ऑबिचुरीज़ पर। तो सांख्यविद हैं, स्टैटिस्टिक्स से संबंधित है CR राव, तो उनका अभी हाल ही में निधन हुआ है और ये बुफेलो जो यूनिवर्सिटी है वहाँ अच्छा ये जगह पर हुआ है। तो नाम ध्यान रखें, उससे ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। इनको राष्ट्रीय विज्ञान पदक मिला हुआ है और पद्म भूषण जो है नागरिक सम्मान भी दिया गया है, पद्मश्री, पद्म विभूषण ये सारे पुरस्कार भी इनको यहाँ पर जो है वो दिए गए हैं। फिर देखिए DRDO के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर VS अरुणाचलम, ये इनका भी निधन हुआ है। तो डॉक्टर VS अरुणाचलम का संबंध किससे है? DRDO से, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर है भारतीय फुटबॉलर मोहम्मद हबीब, तो मोहम्मद हबीब के बारे में पूछे ये कौन थे? तो भारतीय फुटबॉलर थे। फिर है सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक, वो भी अभी नहीं जो है वो अनफॉर्चुनेटली दुनिया में नहीं है। तो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे? तो बिंदेश्वर पाठक है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हो तो देखते हैं। जॉर्ज एडवर्ड वॉर्नॉक जो है अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक और एडोब के सह संस्थापक हैं, जो भी ऑबिचुरीज में जिनके बारे में हमने पढ़ा है। फिर देखिए यहाँ पर कुछ भी इतना विशेष नहीं है। अब देखिए महिला दिवस कह रही हूँ, दिवस और सप्ताह पर आते हैं। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। ये दिवस 3 तलाक के विरुद्ध कानून लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है वो 7 अगस्त को मनाया जाता है। भाला फेंक दिवस भी 7 अगस्त को मनाया जाता है। नागासाकी दिवस आपको पता है 9 अगस्त को। 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है? आदिवासी दिवस, हमने पीछे पढ़ा था। उसकी थीम क्या थी? तो इंडिजिनस यूथ एज एजेंट ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन, तो ये इसकी थीम थी, ये ध्यान रखिएगा। जैव ईंधन दिवस जो है वो 10 अगस्त को मनाया जाता है। लायन डे भी 10 अगस्त को आता है। हाथी दिवस 12 अगस्त को आता है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। इस बार की थीम युवा दिवस की थी हरित कौशल एक सतत विकास की ओर। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि हरित कौशल सतत विकास की ओर, ये थीम किसकी है? तो युवा दिवस की ये थीम थी। और विक्रम साराभाई जो कि स्पेस प्रोग्राम के जनक कहे जाते हैं, उनकी भी जयंती आती है, तो 12 अगस्त उनके लिए भी डे है। और उसके अलावा देखिए नेक्स्ट जो है अच्छा 14 अगस्त को अभी जो है हमने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है। तो विभीषिका दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को मनाया जाता है, पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। फिर देखिए बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक दिवस 15 अगस्त को जो है वो मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है उनकी जो राष्ट्रपति है उनकी हत्या कर दी गई थी। और देखिए यहाँ पर विश्व महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है और विश्व संस्कृत दिवस जो है वो 31 अगस्त को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं। इससे मुझे पता चलेगा कि अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए कौन कौन टिका। तो जितने लोग टिकेंगे उससे मुझे पता चलेगा कि अब वीडियो 1 घंटे का भी बनाया जाए तो किसी को कोई समस्या जो है वो नहीं है। टुकड़ों में पढ़ना नहीं चाहते हैं लोग, 1 घंटे में सारा वीडियो पढ़ना चाहते हैं, तो जितना आप जवाब देंगे उससे मुझे आइडिया लगेगा और फिर उस फॉर्मेट को जो है मैं चेंज करने की कोशिश करूँगी। फिर देखिए कुछ सप्ताह है। विश्व जल सप्ताह आपको पता है वाटर डे कब आता है? तो 22 तारीख से आता है, तो 22 से 24 अगस्त जो है वो विश्व जल सप्ताह मनाया गया है। और तो बस इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए शब्द संक्षेप के अंदर NCAP क्या है? तो भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है। इसमें क्रैश टेस्टिंग प्रोग्राम है और भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य होगा 3.5 टन तक के मोटर वाहनों के लिए सड़क सुरक्षा मानकों में सुधार करना। संयुक्त राज्य अमेरिका पहला देश था जिसने क्रैश परीक्षणों के माध्यम से कार के सुरक्षा मानकों के परीक्षण के लिए एक कार्यक्रम को स्टार्ट किया था। तो NCAP अगर आपसे पूछ ले तो ये कार टेस्टिंग प्रोग्राम है, ये ध्यान रखिएगा। फिर है फ्लड वॉच मोबाइल ऐप। ये तो इसका उद्देश्य आप जानते हैं कि वास्तविक या रियल टाइम के आधार पर बाढ़ की स्थिति का पूर्वानुमान लगाना। तो नाम में ही सिद्ध है, तो इतना कोई विशेष इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर चर्चित पुस्तक देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट है, नीरजा चौधरी की पुस्तक है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। फिर है PS श्रीधरन पिल्लई की काफ़ी सारी जो है इसमें हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, पैरेलल लाइंस मीट और एंते प्रिय कविता काल, तो ये थोड़े से इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। नीरजा चौधरी की एक और किताब है स्ट्रेंज बर्डन्स द पॉलिटिक्स एंड प्रेडिमेंट्स ऑफ राहुल गांधी। तो ये जो SSC बैंकिंग वाले हैं तो उनके लिए तो ज़्यादा विशेष काम की है चर्चित पुस्तकें, क्योंकि अपने RPSC में अगर कुछ पूछी जाती है तो वो तो वैसे ही मुश्किल है उसका आंसर निकाल पाना। फिर देखिए कुछ सम्मेलन है। तो पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया है। इसका जो आयोजन स्थल ये ध्यान रखिएगा कौन सा है। और तो इसमें कुछ विशेष बात है नहीं।
फिर देखिए G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये भी गांधीनगर गुजरात के अंदर की गई है। तो दोनों ही जो है वो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर छूट गई है। G20 की भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक ये कहाँ आयोजित की गई? तो ये भारत की जो है कोलकाता के अंदर इसको आयोजित किया गया है। तो पारंपरिक औषधि का शिखर सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में, एम्पावर शिखर सम्मेलन भी गांधीनगर गुजरात में, लेकिन जो भ्रष्टाचार वाला जो सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो कोलकाता में आयोजित किया गया है, ये ध्यान रखना है। फिर देखिए G20 फिल्म महोत्सव, इसके अंदर पथेर पंचाली फिल्म जो है उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो इसमें तो खैर इसमें भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर चलते हैं ऑपरेशंस के ऊपर। तो देखिए मालाबार एक्सरसाइज, तो मालाबार एक्सरसाइज जो है भारत सहित 4 देशों के द्वारा की जाती है, जिसमें कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की सेनाएं जो है वो शामिल होती हैं। तो इस बार जो है ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर इसको जो है वो आयोजित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया पहली बार मालाबार नौसैनिक अभ्यास की मेज़बानी कर रहा है और इस अभ्यास का उद्देश्य जो है वो इन देशों के बीच में आपसी तालमेल को जो है वो गहरा करना है। ये 1992 से अभ्यास किया जा रहा है। 2015 में जापान और 2020 में ऑस्ट्रेलिया जो है वो इसके अंदर शामिल हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है और इस बार पहली बार ऑस्ट्रेलिया जो है इसको आयोजित कर रहा है। फिर देखिए एक्सरसाइज ब्राइट स्टार, ये क्या है? तो ये जो है काहिरा पश्चिम जो काहिरा एयरबेस यानी मिस्र के अंदर इसको आयोजित किया गया है और ये द्विवार्षिक बहुपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास है और इसके अंदर संयुक्त अभियानों की अभ्यास योजना के रूप में भारत, सऊदी अरेबिया, ग्रीस, कतर और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो वायुसेना की टुकड़ी है उन्होंने इसके अंदर जो है वो भाग लिया और भारतीय वायुसेना ने पहली बार इसके अंदर जो है वो भाग लिया है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है एक्सरसाइज ब्राइट स्टार क्या है। फिर देखिए यहाँ पर जो विविध वाला पोर्शन है उसमें तमिलनाडु का जो मैटी केला है उसको जीआई टैग दिया गया है। सिर्फ नाम ध्यान रखना है अपने को। कहाँ का है ये? तो कन्याकुमारी जिले से जो केले की एक किस्म है मैटी केला, उसको जो है जीआई टैग यहाँ पर दिया गया है। फिर देखिए राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट और मुश्क बुद्धजी चावल, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर के विशिष्ट क्षेत्रीय योगदान राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट और मुश्क बुजी चावल, ये दोनों कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के हैं। तो इनको यहाँ पर जो है वो जीआई टैग यहाँ पर दिया गया है। तो एक तो तमिलनाडु का है और एक जम्मू कश्मीर का है, दोनों को ही आपको प्रोडक्ट्स को ध्यान रखना है। फिर है भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर, ये कहाँ पर जो है अभी ओपन किया गया है? तो इसको बेंगलुरु में ओपन किया गया है, ये ध्यान रखना है। और आईआईटी मद्रास के सहयोग से इसको जो है, एक तो लार्सन टर्बो और आईआईटी मद्रास के सहयोग से इसको बनाया गया है। तो देखिए लार्सन टर्बो भारत में 3D प्रिंटिंग सक्षम निर्माण करने वाली एकमात्र कंपनी है, ये भी ध्यान रखना है। ये हो गया है। अब हम वन लाइनर पे चलते हैं। तो वन लाइनर में यहाँ आइए, CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने राष्ट्रीय फूल लोटस की एक असाधारण किस्म लॉन्च की है। इसका नाम क्या है? तो ये लोटस की एक किस्म है जिसका नाम है नमोह 108। ठीक है, नमोह 108 क्या है? तो लोटस की एक नई किस्म है जिसको लॉन्च किया गया है। फिर देखिए बौद्धिक कौशल की एक उल्लेखनीय उपलब्धि में तिरुपति के चौथी कक्षा के छात्र जिसने प्रतिष्ठित सिंगापुर इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड चैलेंज में रजत पदक जीता, उनका नाम क्या है? तो राजा अनिरुद्ध श्रीराम इसका नाम है। इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण का नया निदेशक किसे चुना गया है? तो प्रोफेसर गणेशन कनिबरान ने जो है कनिबरान जो है उनको बिरान जो है उनको चुना गया है। फिर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने किस हल्के लड़ाकू विमान को 2024 में भारतीय वायुसेना के नए स्क्वाड्रन में शामिल किए जाने की संभावना व्यक्त की है? तो MK-1A। MK-1A अगर आपसे पूछे तो आप ध्यान रखिएगा ये हल्का लड़ाकू विमान है, लाइट वेट जो है हेलीकॉप्टर है, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। फिर इसरो के प्रमुख S सोमनाथ ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो आदित्य L1, ये तो सबको पता है। इसको किससे लॉन्च किया गया है, इसको किससे प्रक्षेपित किया गया है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आदित्य L1 को। फिर देखिए नेक्स्ट है जाक्सा और इसरो ने अगले चंद्र मिशन के लिए साझेदारी की, उसका नाम क्या है? ये हम पढ़ चुके हैं, ल्यूपेक्स इसका नाम है। चंद्र मिशन होगा जो कि इसरो और जाक्सा या जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका है। फिर रक्षा मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नए ऑपरेटिंग सिस्टम से बदलने का निर्णय लिया है? तो माया ऑपरेटिंग सिस्टम से जो है वो बदलने का निर्णय लिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद रखिएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स में। तो देखिए बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में कितनी का जो है वो थ्रो किया है? तो 88.17 मीटर का किया है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए अमेरिका के NGO एक्शन फॉर नेचर ने निम्न में से किस भारतीय को वर्ष 2023 के इंटरनेशनल यंग इको अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसमें सबके नाम है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि इतना नाम ध्यान नहीं रहते हैं। फिर देखिए चंद्रयान 3 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो
सही कौन सा नहीं है, राष्ट्रीय चंद्र दिवस ने इसको जो है स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा 23 अगस्त को, ये थोड़ा काम का है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। फिर है 24 अगस्त 2023 को घोषित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संबंध में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है वो अल्लू अर्जुन को दिया गया है, ये इसमें नहीं है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की 12.40 पक्षी प्रजातियों का घर है। इनमें से कितनी प्रजातियां केवल भारत में पाई जाती हैं? तो 78 प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। अब देखिए NEP यानी कि राष्ट्रीय जो स्कूल पाठ्यक्रम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, इसका मसौदा तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई, ये हमने पढ़ा था प्रोफेसर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में। फिर देखिए यहाँ पर जो है जो फीफा हुआ था महिलाओं का, उसके अंदर जो है फेयर प्ले का जो अवार्ड है वो किसने जीता है? जापान ने जीता है। और इसमें से असंगत क्या है? तो यहाँ देखिए गोल्डन बूट अवार्ड जो है वो एटाना को नहीं मिला है, ये यहाँ पर गलत है, ये ध्यान रखना है। फिर है इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड्स में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? तो ऑफकोर्स मध्य प्रदेश ने जीता है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। निम्न में से किस पुस्तक की लेखिका नीरजा चौधरी हैं? तो यहाँ पर देखिए कि ए और बी दोनों जो है स्ट्रेंज बर्डन्स और हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ये दोनों की नीरजा चौधरी हैं। WHO ने किस देश को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा को प्रभावी ढंग से खत्म करने वाले 18 रोज, आपको पता है ट्रैकोमा को अभी जो है इराक ने खत्म किया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर CPA का नवा भारतीय जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये आपको पता है उदयपुर के अंदर इसको आयोजित किया गया है। फिर भारत ऑस्ट्रेलिया जापान की नौसेनाओं का जो मालाबार अभ्यास है, ये कौन सा अभ्यास था जो ऑस्ट्रेलिया में अब संपन्न हुआ? 27वां अभ्यास था। EG51 क्या है? तो ये जो है एक कोरोना का नया वेरिएंट है जिसका नाम एरिस रखा गया है। फिर BRO के द्वारा देमचौक सेक्टर में बनाई जा रही विश्व की सबसे ऊंची सड़क जिसका नाम है मिगला, मैंने आपको बताया था उमिंगला की जगह मिगला बनी है, ये कितने ऊंचाई पर है? तो 19,400 फीट की ऊंचाई पर इसको बनाया गया है। सो फ्रेंड्स, आज हमारी सितंबर की क्रोनोलॉजी यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो मैंने बहुत जल्दी चीज़ें करवाई हैं, जल्दी हालांकि इतनी भी जल्दी नहीं करवाई, लेकिन इस बार आपको लगेगा और कई लोग शिकायत करेंगे कि आपने कुछ चीज़ें छुड़वा दी है, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने उसको वहाँ पर स्किप किया है। तो अब इस समय एग्जाम को आप एक बार दोबारा से रिवाइज कीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर यू। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।